स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। चरित्रहीन। रूपमती जब पहाड़ से उतरकर अपने काहिल पति तथा गोद में एक बच्चा लिए पटना आई तो महानगर की भीड़ भाड़ में खो सी गई। कहाँ बागमती के किनारे बसी उसकी झोपड़ी, शांत और स्वस्थ वातावरण, और कहाँ पटने की तंग गलियां और उमड़ती भीड़ से भरती चौड़ी सड़कें। एक सेकंड भी गफलत हो जाए तो या तो रिक्शे से टकरा जाए या मिनी बस के नीचे पिच जाए। यदि बागमती की भीषण बाढ़ उसके गांव तथा झोपड़ी को बहाकर अपने पेट में लील ना गई होती तो आज वह पटने की गलियों में सड़कों पर दूर दूर ठोकरें नहीं खाती। अजब है नियति का फेरा। एक क्षण में उसके खेत खलिहान और मवेशी नदी की चपेट में आ गए। यह तो भगवान का शुक्र है कि वह समय पर अपने पति तथा बच्चे को लेकर भाग निकली, वरना आज वह भी औरों के साथ पानी की कब्र में सड़ती रहती। ऊंचे पहाड़ की नारी धरती के तान तेवर से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मगर पेट तो पालना ही था। भूखे बच्चे को स्तन से दूध निकालकर किसी तरह पिलाकर जिलाना ही था और काहिल पति को भी 2 जून भोजन जुटाकर देना ही था। रात में फुटपाथ पर सोती और दिन में कई घरों में चौका बर्तन कर पेट भर लेती। अपने पति बीर बहादुर को चाय की दुकान पर जूठे गिलास साफ करने तथा ग्राहकों को चाय देने के लिए रखवा दिया। इससे कम से कम इतने पैसे मिल जाते कि फुटपाथ पर होटल में बैठकर वह भी अपनी क्षुधा शांत कर लेता। कुछ दिनों ऐसा सिलसिला चला, मगर जब शीतकालीन मौसम की ठंडक बढ़ी तो फुटपाथ पर सोकर गुजारा करना मुश्किल हो उठा। रात भर पेड़ तले अपने ही जैसे अन्य आगंतुकों के साथ आग तापते तापते शीत निवारण करती। बीर बहादुर लेदरा ओढ़े ठिठुरता रहता और गोद का बच्चा उसके पेट में समाकर शांत रहता। उसकी ऐसी पतली हालत देखकर चित्रा सिनेमा का दरबान राम भजन सिंह उस पर पिघल पड़ा। वह रोज उसे अपने मालिक के घर जाकर दोनों शाम चौका बर्तन करते हुए देखता और आंखें लड़ाने का प्रयास भी करता। इसका आभास रूपमती को हो चुका था, मगर आज आंखें मिलाने के साथ ही साथ दिल मिलाने का भी वह प्रयास करने लगा। अकेले में उसके प्रति हमदर्दी के डोरे डालते आखिर खुल ही पड़ा। रूपमती, ओ रूपमती। जी? क्यों इस तरह अपने को गला रही हो? जाड़े का यह आलम और तुम्हारी देह पर चिथड़ों का यह अंबार, मुझे यह देखा नहीं जाता। वह शर्मा गई। शर्माओ नहीं, मेरे सामने तो अपने को खोलो। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? यही कि उस बकलोल को छोड़कर मेरे घर में बस जाओ। जो रूखा सूखा मैं खाता हूं वही तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी खिलाऊंगा। वह मुस्कुराती हुई निकल भागी। राम भजन सिंह ने देखा कि तीर निशाने पर बैठ गया। राम भजन सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और उधर रूपमती अपने आप में डूब गई। आखिर कब तक वह अपनी देह गलाकर 2 प्राणियों की रक्षा करती रहेगी? उसकी लंबी उम्र तथा बच्चे की सारी उम्र कैसे कटेगी? किसी किनारे तो उसे लग ही जाना है, और यह मरदुआ तो कभी कुछ कमाएगा नहीं। देह से काहिल और मन से नशाखोर। जो खाने से बचता उसका गांजा पी जाता, उसके बटुए से भी पैसा चुराकर पी जाता। तो उसका क्या होगा? एक प्रश्न चिन्ह।
तो एक दिन राम भजन सिंह की गोटी लाल हो गई। रूपमती उसकी शहर की रखैल बनकर उसके घर में आकर बस गई। गांव के लिए अलग बीवी बाल बच्चे तो थे ही। उसका बच्चा राजू भी दिन दुगना रात चौगुना खूब दूध पी पी कर बढ़ने लगा। बीर बहादुर को भी सिनेमा में ही चाय की दुकान मिल गई और फाटक पर सोने रहने के लिए एक तंग कोठरी। अब गांजा पीने की उसे पूरी सहूलियत मिल गई। बस इतने से ही वह बहुत खुश था। बीवी दूसरे का घर बसा ही चुकी है। उसकी कंचन काया पर मांसल पेशियां उभर आई हैं और खाने रहने के भरपूर सुख से दुख के दिनों की झुर्रियां मर मिट गई हैं। उस कंचन काया पर कंचन के गहने और टेस लाल रंग की रंग बिरंगी डिजाइनर साड़ी और ब्लाउज चार चांद लगाते रहते हैं। एक दिन राजू बड़ा सजीला जवान निकला। स्कूल में नाम लिखाया गया, मगर सिनेमा के रंगीन वातावरण में वह पल कर जवान हुआ था। हर हॉल में शो फ्री, भला उसे पढ़ने में मन लगे। बस चिचरी पार कर सबको चरका दे नई साइकिल उठाकर निकल भागता। बगल की झोपड़ी में कोई हसीन लड़की सीता रहती है, पितृविहीन, मगर माँ उसके साथ ही रहती है। दोनों घर घर कमा कर अपना पेट पालती हैं, कहीं बच्चों की निगरानी तो कहीं चौका बर्तन। घर घर के जूठन पर माँ बेटी का पेट पल जाता। मगर सीता है बड़ी मनचली। राजू और दोस्तों का वहां जमघट जमता। तिनपतिया खेला जाता, भद्दे मजाक होते और राजू उसे भगाकर सिनेमा दिखाने ले जाता। कभी कभी माँ आपत्ति करती तो बेटी बरस पड़ती। अरे, तुम्हें अपना कोई ठिकाना है कि मेरा ठिकाना ढूंढ रही हो? अपने दिन भूल गई? किस किस के साथ ना भागी तुम? उस दिन मुन्नी मौसी ना तुम्हारी कहानी सुना रही थी। राजू एक भला लड़का है, उसके साथ मैं सिनेमा जाती हूं तो कौन बुराई करती हूं। वह कभी कभार मुझे रस भरी जलेबियां खिला देता है तो कौन गुनाह कर बैठता है। राघो तो तुम्हें आज भी सिनेमा दिखाने ले जाता है, कभी गोश्त पूड़ी भी खिलाता है। तो सीता, तू मेरी ही तरह जाने कितने घाटों का पानी पीना चाहती है? धत, राजू पर मुझे पूरा भरोसा है। देख, कहीं धोखा ना खा जाना, मैं मर्दों द्वारा बड़ी सताई गई हूं। राजू और सीता दोनों जवानी के पौर पर पहुंच रहे हैं, इसलिए उन्हें जोश है, होश नहीं। सिनेमा, ताश, रात में घुमक्कड़ी, यह सतत जारी रहा। कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछताछ करने वाली नहीं। और एक दिन वही हुआ जो होने वाला था। सीता गर्भवती हो गई, मगर वह गंगा पी गई, किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसकी माँ भी इन हरकतों से अनभिज्ञ रही। फिर शक सुबह होने से पहले वह टाटा अपने मामा के यहाँ चली गई। माँ ने उसे खबर कर दी कि इस बार सीता की शादी भी वहीं कहीं अच्छे लड़के से ठीक कर देना। टाटा में कमाता हो, पूरा कमासुत हो। कुछ दिन वहीं कट गए, मगर यह बात छिपती कितने दिन। मामी ने चोर पकड़ लिया। मामा मामी ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और उसकी माँ को खबर भिजवाई कि इस पाप के घड़े को शीघ्र वापस ले जाए। सीता की माँ को यह खबर मिली तो उसने खाट पकड़ ली। इस कलमुही ने उसे कहीं का ना रखा। उसे खोर खोर कर वह मार रही है। वह किधर जाए, क्या करे? चारों ओर अंधियारी। मामा ने देखा कि सीता की मां नहीं आ रही है तो वह खुद एक दिन पटना जाकर उसकी बेटी को वहां पहुंचाकर टाटा उल्टे पांव भाग आया। पाप की इस गठरी से उसे किसी तरह निजात तो मिली। बेटी को देखकर मां बुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगी। बेटी भी बुत बनी बैठी है। आसपास की झुग्गी की अन्य औरतें भी वहां जुट गईं
और अपने अपने प्रस्तावों से वातावरण को और भी दूषित बना दिया। छाती पीटती हुई सीता की मां को सभी ने सांत्वना दी, चुप कराया और उसे लेकर रूपमती के घर चल पड़ी। तय यह हुआ कि रूपमती और राजू को पकड़कर सीता और राजू की शादी करा दी जाए। मगर भीड़ को देखते ही रूपमती उखड़ गई। इस छिनाल को मेरे बेटे के मत्थे मरने की कोशिश ना करो। मेरा सिंह जब खूंखार हो जाएगा तो तुम्हें कुचल कर धर देगा। कल मुंही, मेरे बेटे पर लांछन ना लगा, भाग यहां से। वह दरवाजा बंद करने लगी तो सीता की मां ने गुहार किया, मुझे एक बार राजू से तो मिला दे। उस पर मुझे आज भी भरोसा है, वह मेरी बेटी का उद्धार करेगा। भाग यहां से। बड़ी चली मेरे बेटे से मिलने वाली। वह यहां कहाँ रहता है? वह तो कलकत्ता में नौकरी करता है। पटना छोड़े उसे जमाना हो गया। हाय हाय रूपमती, मुझसे झूठ ना बोलो, तुमने उसे यहीं कहीं छिपाया है। अरे चल हट, नहीं तो तुझे पिटवा कर बाहर निकाल दूंगी। बड़ी चली मुझे पिटवाने वाली। चलो चलो रूपमती, यों रास्ते पर नहीं आएगा। राजू को कहीं छिपा दिया है और झूठ बोल रही है। सीता की मां लौट पड़ी। सभी औरतें अपनी अपनी झोपड़ी में लौट गईं। रूपमती का यह रुख देखकर सीता की मां को गहरी चोट लगी। उसे कभी भी विश्वास न था कि रूपमती इतनी चालबाज निकलेगी कि अपने बेटे को इस तरह छिपा देगी। आज वह डूब उतरा रही है। कोई रास्ता नहीं सूझता। इधर दिन पर दिन लदते जा रहे हैं कि शाम को रामपति ने सुझाया, देख सीता की मां, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो कोतवाल साहब की जनाना से मिला जाए और उन्हीं से आरजू मिन्नत की जाए कि बेड़ा पार करा दें। उनके यहां तुम कमाने भी जाती हो। है बड़ी धर्मात्मा औरत, शायद भगवान जाग उठे। सीता की मां को यह बात जच गई और दोनों कोतवाल साहब के घर पहुंची। उनकी पत्नी ने सारी कथा सुनी और उनका नारीत्व जाग पड़ा। रात में कोतवाल साहब जब फुर्सत में अपने लॉन में आकर बैठे तो उनकी पत्नी ने सीता की दुर्गति का किस्सा सुनाया। कोतवाल साहब पहले तो झिझके, मगर पत्नी के इसरार पर राजू को पकड़वा कर किसी तरह शादी करा देने का उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। दूसरे दिन से पुलिस सजग हो गई। पहले राजू का पिता बीर बहादुर पकड़ा गया और हाजत में उसकी खूब पिटाई की गई। दूसरे दिन रूपमती भी पकड़ी गई और 2-4 बेंत उस पर भी लगे। उसने बिलबिलाकर राजू को खोज निकालने का वादा किया, फिर शादी भी हो जाएगी। सीता की मां को मुंह मांगी मुराद मिल गई। पुलिस के आतंक ने सभी को रास्ते पर ला दिया। फिर एक दिन राजू अंडरग्राउंड से निकाला गया और सीता की मां को बुलाकर रूपमती ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं राजू की शादी का खर्च वहन करूं। तुम सब खर्च उठाकर किसी दिन पंडित को बुलाकर दोनों की शादी श्री राम जानकी के मंदिर में विधिवत करा दो। फिर पटन देवी जाकर दोनों को दर्शन करा दो और रात में दोनों पक्ष के लोगों को जो जुरे खिला देना। सीता की मां के पैर जमीन पर पड़ते ही ना थे। राजू के लिए सारे कपड़े सिलवाए और सीता के लिए साड़ियां खरीदी। रामपति ने प्रसाद तैयार किए। मंदिर में सत्यनारायण की कथा के उपरांत सिंदूर दान का रस्म समाप्त हुआ। सीता राजू की विधिवत पत्नी बन गई और अपने ससुराल बाकायदा चली गई। हफ्ता 10 दिन तो ठीक से गुजरे, मगर एक दिन राम भजन सिंह रूपमती पर उखड़ गया। देखो रूपमती, तुझे मैंने अपने ऐश आराम के लिए पाला है, ना कि इस बला को पालने के लिए। जब से सीता यहाँ आई है मेरे ऐशो आराम में खलल पहुँचती है। इसे यहाँ से कल ही अपनी माँ के यहाँ रवाना कर दो। साथ में राजू को भी भेज दो। वह अपना कमाए खाए और नई पत्नी का बोझ भी उठाए। मेरे घर में यह पाप की गठरी नहीं रह सकती।
देखो, कल यह काम पूरा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर वह अपने काम पर चला गया। रूपमती राम भजन सिंह के मिजाज से वाकिफ थी। वह आग है या पानी, फिर अपना भी मोल वह समझ रही है। वह रूपमती किसी जमाने में थी अवश्य, मगर आज तो सिन ढल रही है। गालों पर झुर्रियां उभर आई हैं और लटों पर सफेदी छा रही है। उसने दूसरे ही दिन राजू और सीता को उस घर से चलता किया। सीता की मां के यहां उनका सामान भी पहुंचवा दिया। अब वह अपने रूप और श्रृंगार के लिए पहले से ज्यादा सजग रहने लगी। आखिर रूप की हाट की वह सजग पारखी जो थी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।